जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। चूंकि अभी आप वर्ब पढ़ रहे हैं, तो आज जो है, कल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को देखा था। आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, आइए। हेल्पिंग वर्ब, ठीक, जिसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। सीधी सी बात है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी न किसी की तो मदद करेगी ही। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब की मदद करती है। किसकी? मेन वर्ब की, यानी कि मुख्य क्रिया की। मेन वर्ब की मदद करेगी, किस लिए करेगी? तो टेंस को आइडेंटिफाई में हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हेल्प करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है और मार्केट उसी का ऑब्जेक्ट है। तो क्या हमने गोइंग की वजह से ये जान लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। जब इज के साथ यानी कि बी फॉर्म के साथ बिफोर लगी, वर्ब की एनजी फॉर्म आई, तब जाके ये क्लियर हुआ कि चूंकि ये प्रेजेंट की बी फॉर्म थी, इज एम आर, और इनके साथ जब बिफोर आएगा, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है, राइट। तो गोइंग की वजह से हमने ये नहीं जान पाया, गोइंग की वजह से हम ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बल्कि इज के साथ गोइंग आया है। अब हम क्लियर कर पाते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की मदद करेगी। किस लिए करेगी? टेंस को आइडेंटिफाई करने में, राइट। टेंस को पहचानने में मदद करती है। अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि सहायक क्रिया है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। पहला, प्राइमरी ऑक्सिलरी, and the second one is model auxiliary. ओके, इसी को हम आप मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक। तो चाहे आप मॉडल ऑक्सिलरी बोले या फिर मॉडल्स बोले, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। इस ऑक्सिलरी वर्ड को थोड़ा सा हम आप समझते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ड क्या है। क्लियर? इट इज derived from Latin word auxilium. Clear? It is derived from Latin word auxilium, which means in English to help. Clear? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑक्सिलरी जो वर्ड है, क्या लिखा गया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन शब्द से लिया गया, मतलब जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, लैटिन भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। स्पेशली ग्रीक वगैरह में लैटिन ही चलती है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑक्सिलियम। ऑक्सिलरी वर्ड लैटिन भाषा के ऑक्सिलियम शब्द से लिया गया है, विच मीन्स इन इंग्लिश, जिसका अंग्रेजी में मतलब टू हेल्प, यानी कि मदद करना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वर्ड हम प्राइमरी और मॉडल के साथ जोड़ रहे हैं,
इसका जो रूट वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, रूट वर्ड क्या है? लैटिन भाषा से लिया गया है, ऑक्सिलियम से, और जिसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? टू हेल्प, यानी कि मदद करना। क्लियर? आगे देखते हैं। इसीलिए इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रूट वर्ड का मीनिंग है टू हेल्प, यानी कि मदद करना। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी को वन बाय वन। प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको हम मॉडल्स भी कहते हैं। और इस प्राइमरी ऑक्सिलरी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राइट, द फर्स्ट वन इज बी फॉर्म, द सेकेंड वन इज डू फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज हैव फॉर्म। क्लियर? अब इस बी फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वर्ब आएंगी? इज, एम, आर, वॉज और वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। डू फॉर्म के अंतर्गत डू, डज और डिड। ठीक है। हैव फॉर्म के अंतर्गत हैज, हैव और हैड। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। अब हर एक फॉर्म की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक विशेषता होती है। क्लियर? अब उन पर हम आप बात करेंगे। ध्यान आपको ये देना है, बी फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वर्ब है? इज, एम, आर, वॉज, वर है। तो रूल ये कहता है कि बी फॉर्म की जो वर्ब्स हैं, ठीक है, बी फॉर्म की जो भी वर्ब्स है, अगर उनके बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी, क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों कि बी फॉर्म की वर्ब्स के बाद अगर कभी भी क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी, तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। ये तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, या फिर वो थर्ड फॉर्म में आएगी। क्लियर? बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर कोई भी मेन वर्ब आती है तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। पहला, ये तो वो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी V4 में, ये तो फिर थर्ड फॉर्म में आएगी, यानी कि V3 में। क्लियर? अगर बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आई तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? एक्टिव होगा। क्या होगा दोस्तों? एक्टिव होगा। लेकिन अगर बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आई तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव होगा। ये हमेशा याद रखना। एक्टिव पैसिव पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि बी फॉर्म की जो भी ऑक्सिलरीज हैं, अगर उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म मिल रही है तो सेंटेंस हमारा पैसिव होगा। पैसिव विदाउट बी फॉर्म नहीं बन सकती, एकदम क्लियर कर ले आप। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, ओके। जैसे दोस्तों सेंटेंस हमने लिखा, आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो देखिए आप, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एम क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। बी फॉर्म की चल रही है, उसके बाद मेन वर्ब हमारी किस में आई? एनजी फॉर्म में आई, और ये उस मेन वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव का सेंटेंस है।
किसका सेंटेंस है? एक्टिव का सेंटेंस है। ठीक, अगर इन्हीं बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो सेंटेंस हमारा पैसिव हो जाएगा। और बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में आ सकती है, ये तो थर्ड फॉर्म में, तीसरा कोई विकल्प नहीं है उसके पास। जैसे मैंगो इज ईटन, क्लियर, आम खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है। ये रही हमारी बी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम हो रहा है। और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट भी कहा जाएगा इस वर्ब का। और आप अच्छे से जानते हैं कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता। कहने का मतलब बी फॉर्म है और बी फॉर्म की ऑक्सिलरी के बाद हमारी मेन किस में आई? थर्ड फॉर्म में आई, यानी कि सेंटेंस क्या है? पैसिव है। पैसिव को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद, फॉर एग्जांपल बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर आपको मेन वर्ब कभी भी थर्ड फॉर्म में मिल जाए तो समझ लेना दोस्तों सेंटेंस पैसिव है आपका। ठीक है, ये जो वाक्य है पूरा ये पैसिव में है। ये क्या है? मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आप समझे इस इन वर्ब्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मैंगो है। अगर पैसिव के हिसाब से देखें तो अगर यहाँ पर एक्टिव लिखा गया होता कोई सेंटेंस जैसे ये लिखा गया है, अगर मैं यहाँ पे बाई मी कर दूं तब तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जहां रिप्लेस होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहां रिप्लेस होता है पैसिव में। चूंकि डायरेक्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा है पैसिव वॉइस का, इसलिए इसको हम यहाँ पर है तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्योंकि इस पर काम हो रहा है, लेकिन ये चूंकि सेंटेंस पैसिव है इस वजह से इसको हम पैसिव का सब्जेक्ट भी बोल देंगे, ये बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा मींस उस वर्ब का वो हमेशा नॉन डूअर होता है, क्योंकि बेसिकली उस पर काम हुआ रहता है, काम करने वाला गायब रहता है और वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जिसको इस वर्ब का हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और लेकिन वो हमेशा नॉन डूअर होगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट हमेशा नॉन डूअर होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट डूअर हो सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब जैसे मैं लिखूं आई एम ए स्टूडेंट तो यहां पर आई सब्जेक्ट है सेंटेंस। अब एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट तब आएगा दोस्तों, एक चीज समझ लेना। कुछ लोग समझते हैं आई एम ए स्टूडेंट ये एक्टिव है ये पैसिव है, ध्यान से समझिए पहले चीजों को। एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट मेन वर्ब पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब होगी तब अब वो भी ये देखना पड़ेगा आपको कि वो किस तरीके से यूज हुई है। अगर वो बी फॉर्म के साथ है, आईएनजी फॉर्म में है तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा। अगर वो बी फॉर्म के साथ यूज हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आई है मेन वर्ब की तो हमेशा पैसिव होगा। तो पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन वर्ब पे डिपेंड करता है बेसिकली तब जब बी फॉर्म की वर्ब्स के बाद मेन वर्ब आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखें मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। खाया क्या जाता है? आम। कौन खाता है? पता नहीं, सेंटेंस में पता नहीं है, मतलब जो खाएगा वही तो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, वो गायब है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ हमारा सेंटेंस, कौन? पैसिव का, क्लियर। अब आप देखें इज क्या है? बी फॉर्म की वर्ब है, बी फॉर्म की वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब किसमें आई? थर्ड फॉर्म में। तो जब बी फॉर्म की वर्ब्स को मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव होगा, क्लियर। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में पहला जो फॉर्म है वो क्या है? बी फॉर्म है दोस्तों। इसके बाद मेन वर्ब आएगी तो दो ऑप्शन होंगे, एनजी फॉर्म तो एक्टिव होगा सेंटेंस, और ये तो मेन वर्ब किसमें आएगी? थर्ड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब आएगी तो सेंटेंस हमारा पैसिव, क्लियर। अगला देखते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस अभी बेसिकली आप इतना ध्यान दें कि बी फॉर्म के बाद मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो बी फॉर्म की वर्ब्स हैं इनके बाद जब भी मेन वर्ब आएगी तो उसके पास केवल दो ऑप्शन होंगे, या तो वो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी या तो थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, अगर वो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आई तो समझ लेना सेंटेंस एक्टिव है। अगर वही मेन वर्ब
थर्ड फॉर्म में आती है तो समझ लेना सेंटेंस पैसिव है। क्लियर? दूसरा, डू फॉर्म। डू फॉर्म के अंतर्गत वो अब आएंगे डू, डज, डिड। ठीक है? डू फॉर्म के बाद अगर कभी भी मेन वर्ब आई, क्या? मेन वर्ब, तो उसके पास केवल एक ऑप्शन होगा, वो हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू मार्केट। डू फॉर्म आई, मेन वर्ब देखिए फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, डिड ही गो। डू फॉर्म आई, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई डू नॉट ईट फूड। राइट? अब आप देखें, डू फॉर्म आई और मेन वर्ब किसमें है? फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो प्राइमरी एक्सिलरी का सेकेंड वाला पार्ट है, मतलब डू फॉर्म है, उसमें वर्ब्स होंगे डू, डज, डिड, और उसके बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी तो उसके पास केवल एक ऑप्शन होगा, एंड दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम आप, नेक्स्ट है दोस्तों हैव फॉर्म। इसके अंतर्गत वर्ब्स आती हैं हैज, हैव और हैड। राइट? तो हैव फैमिली में कौन कौन है? हैज, हैव, हैड। इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी, ठीक, उसके पास भी केवल एक ऑप्शन होगा, और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? हैव फैमिली की बात मतलब हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब और कभी भी आएगी सेंटेंस में तो किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका हूं। ओके? हैज ही ईटन द फूड। आई हैड टेकन माई लंच। आई हैड टेकन माई लंच। ठीक है? देखिए आप, हैव फैमिली है, मेन वर्ब किसमें है? थर्ड फॉर्म में। हैव फैमिली, हैव फॉर्म की मेन से हेल्पिंग वर्ब आई है, मेन वर्ब किसमें आई दोस्तों? थर्ड फॉर्म में। हैव फैमिली, मेन वर्ब किसमें आई? थर्ड फॉर्म में। क्लियर? तो हैव फॉर्म की जो भी ऑक्सिलरीज हैं, ऑक्सिलरी मतलब अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के ऑक्सिलियम शब्द से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू हेल्प, यानी कि मदद करना, इसलिए हम उसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है? तो हैव फैमिली की जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, यानी कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैव फैमिली की, उसके बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी। कंफर्म? अब इसके बाद हम आप देखते हैं मॉडल्स को। मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज दोस्तों। ठीक है? प्राइमरी ऑक्सिलरी को मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन पार्ट है बेसिकली, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म, जिनको आप देख चुके हैं। उनको छोड़ दीजिए आप, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज को आप छोड़ देंगे तो बाकी जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो सब की सब क्या है? सब की सब मॉडल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल, शैल, वुड, शुड,
कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, okay, ought to, must, need, dare, has to, have to, had to, etc. ठीक दोस्तों, ओके। अब आप देखिए, will, shall, would, should, can, could, may, might, ought to, must, need, dare, has to, have to, had to, ये बेसिकली मतलब अगर देखा जाए पूर्ण रूप से पूरी तरीके से ये मॉडल्स नहीं है, मतलब इनको मॉडल में रखा नहीं जाता है। बस ध्यान से ये देखना मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ये अगर कभी ये रखी जाती है तो क्यों रखी जाती है, उसका एक रीजन है दोस्तों। हैज टू, हैव टू और हैड टू जो है ये प्योर मॉडल्स नहीं है। होता ये है कि हैज टू, हैव टू और हैड टू बिहेव जो है, मतलब ये जो बिहेव करती हैं सेंटेंसेस में, ये मॉडल्स की तरह करती हैं, राइट। मतलब ये इनके बाद जो मेन वर्ब आती है वो भी फर्स्ट फॉर्म में आती है। दैट इज वाई इनको हम कभी कभी मॉडल्स में काउंट करते हैं, लेकिन प्योर मॉडल्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हैज टू, हैव टू और हैड टू, क्लियर। हालांकि मॉडल्स की तरह ये बिहेव करती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी मॉडल्स हैं दोस्तों, अगर मॉडल्स के बाद कभी भी कोई मेन वर्ब आएगी, ध्यान देना, मॉडल्स के बाद जितने भी मॉडल्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को छोड़ देंगे, बाकी सब मॉडल्स हैं, तो मॉडल के बाद जितने भी मेन वर्ब्स आएंगे कभी भी उनके पास केवल एक ऑप्शन होगा, एंड दैट इज V1, ओके, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, क्लियर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया ना कि मॉडल्स अपने बाद हमेशा V1 लेगी। अभी एग्जांपल्स थ्रू हम आप देखेंगे, ठीक है। मॉडल के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी इज दैट प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज as per the number of the subject and tense, but model auxiliaries don't change as per the number of the subject, ठीक है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है दोस्तों, वो सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी हैव टू, राइट। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उस पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट, बट यू आर गोइंग टू मार्केट, ही के साथ इज लगा लेकिन यू के साथ आर, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जितने भी हैं उन पर सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज है दोस्तों, उन उस पर सब्जेक्ट के नंबर का, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, दे कैन गो देयर, वे वहां जा सकते हैं, ही कैन गो देयर, वह वहां जा सकता है, राम कैन गो देयर, राम वहां जा सकता है, राम एंड श्याम कैन गो देयर, राम और श्याम वहां जा सकते हैं, क्लियर। तो ध्यान ये देना दोस्तों कि प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी बेसिकली अंतर ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी एज पर सब्जेक्ट नंबर और टेंस चेंज होती है, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लियर। अब मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही कैन गो देयर, ओके, कुड आई कम इन, ठीक है, यू में
गो नाउ। क्लियर? देखिए दोस्तों, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड मॉडल ऑक्सिलरी है, क्या है उसके साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। में मॉडल ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब क्या आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो हमेशा याद रखें, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद यानी कि मॉडल्स के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्लियर दोस्तों? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। बी फॉर्म के अंतर्गत जो वर्ब्स होंगी वो होंगी इज, एम, आर, वाज, वर। बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब कभी भी आएगी उसके पास दो ऑप्शन होंगे, पहला ये तो V4 में आएगी मतलब आईएनजी फॉर्म में, ये तो फिर थर्ड फॉर्म में। अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो सेंटेंस एक्टिव होगा, अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद तो सेंटेंस हमारा पैसिव होगा। दूसरा है हैव फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स होंगी हैज, हैव, हैड। इनके बाद कभी भी मेन वर्ब आएगी उसके पास केवल एक ऑप्शन होगा एंड दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। ओके, द नेक्स्ट वन इज डू फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स होंगी डू, डज, डिज। इसके इनके बाद कभी भी अगर कोई मेन वर्ब आती है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, दैट इज V1। ओके, इसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सहायक क्रियाएं हैं, जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स, these are called modals and these will take first form of the main verb, right? ये जो वर्ब्स होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, अपने बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं दोस्तों। क्लियर? आई होप हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा प्रयास किया है मैंने कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए, बताया जाए। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, बाकी कल हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।